हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी वुड्रो विल्सन की। आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फ्योल की। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का भी सेम स्ट्रक्चर होगा जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो का था कि हम किस तरह प्रोसीड करेंगे वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड क्या है थिंकर का, फिर हम उसकी कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और जो लास्ट चीज होगी हमारी वीडियो में वो होगी क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं क्या था हेनरी फ्योल का। Henry Fayol was a French mining engineer, mining executive, author, and director of mines. His scientific management theory forms the base for business administration and business management. In the academic world, this is also known as Fayolism. यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, 2 बार ही मैंने Fayolism लिख दिया है, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब मेन चीज़ पे हम बात करते हैं कि क्या था कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ फेयल का। फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने एक ही कंपनी में अपनी सारी लाइफ, एक ही जॉब में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अपनी उन्होंने सारी लाइफ दी थी। उन्होंने शुरुआत की थी एक इंजीनियर के तौर पे, फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने प्रमोशंस ली और जब वो रिटायर हुए 1918 में, तब वो डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कोल माइन के। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का एक बेस फॉर्म बनाता है और एकेडमिक वर्ल्ड में उन प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं? फेयलिज्म। Henry Fayol provided one of the most influential modern government concepts of his time. He is founder of the 14 Principles of Management and 5 Functions of Management. इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे कि उनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है आज के मॉडर्न मैनेजमेंट के भी टाइम, उनके टाइम में तो थे ही, आज भी ये चीज़ बहुत हद तक वैल्यूएबल है। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस को अलग रखेंगे, प्रिंसिपल्स अलग है और फंक्शंस अलग है। तो अब हम बात करते हैं कि उन्होंने कौन से फंक्शंस दिए थे। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि उन्होंने एक कंपनी में ही अपनी सारी लाइफ दे दी थी, उन्होंने सारा काम किया था। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, वो कोल माइन ज्वाइन की थी, उस वक्त में उस कोल माइन की ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी, बहुत ही पुअर थी। पर उनके रिटायरमेंट आते आते तक एक कंप्लीट टर्न अराउंड आ गया था। वो कंपनी जो है प्रॉस्पेरिटी, एकदम प्रॉस्पेरिटी अटेन कर ली थी उसने। क्या रीजन था इसके पीछे? इस उनकी सक्सेस का क्या कारण था? तो हिज सक्सेस इज attributed to his development of the functional principle. उनकी सक्सेस का कारण किसको बताया जाता है? जो उन्होंने फंक्शनल प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के वो। Fayol attempted to construct a theory of management which could be used as a basis of formal management, education, and training. He divided all the organizational activities into 6 functions. उन्होंने एक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करने की कोशिश की जो कि एक बेसिस क्रिएट करे कोई फॉर्मल मैनेजमेंट। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो फ्योल ने बोला कि किसी भी इंसान को मैनेजमेंट में पूरी तरह से ट्रेन करने के लिए, उसको एडुकेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की एक थ्योरी उन्होंने देने की कोशिश की थी इस चीज के लिए कि वो मैनेजमेंट में पूरी तरह से ट्रेन हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या किसी भी तरह की, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है 6 काम करती है। वो कौन से 6 काम होते हैं? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। अब हम इन 6 फंक्शंस को एक-एक करके समझेंगे कि ये अपने एम्बिट में क्या-क्या इंक्लूड करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा टेक्निकल, वो अपने एम्बिट में क्या इंक्लूड करेगी? टेक्निकल जो भी आता है, मान लीजिए किसी कंपनी में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आप कहेंगे हमारे प्रोडक्शन तो वहाँ होगी ना जहाँ प्रोडक्शन का काम होगा। मान लीजिए कोई कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं करती, तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड काम होता होगा ना। जो भी टेक्निकल काम है, जो भी टेक्निकल चीज़ें थी, वो फ्योल ने बोला कि ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये टेक्निकल जो पार्ट जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो कवर करेगा। कमर्शियल में क्या-क्या आता है? बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज। फाइनेंशियल में उन्होंने बोला कि बेस्ट यूज ऑफ कैपिटल होता है। 6 काम उन्होंने सबसे पहले तो 6 काम बाँट दिए। 6 काम बाँटने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन 6 काम करती है। 6 काम में उन्होंने टेक्निकल में क्या रखा? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग। कमर्शियल में उन्होंने क्या-क्या रखा? बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज। फाइनेंशियल क्या होता है कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल के आए। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है। सिक्योरिटी भी एक काम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड इट्स पर्सोनल। अपने लोगों का और अपने सामान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो 5वां काम फ्योल के हिसाब से था वो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? स्टॉक
फ्योल यहाँ पे पांचवा काम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा? स्टॉकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारा काम जो होगा वो अकाउंटिंग के एम्बिट में आएगा। फिर जो लास्ट फंक्शन बोला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन सा फंक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, यही हमारा बेसिस है पूरी वीडियो का, पूरे जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं उनका। प्योल ने बोला कि जो मैनेजेरियल ड्यूटी होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेरियल काम करता है, और ये एक अम्ब्रेला फंक्शन है बाकी पांच फंक्शंस का। अम्ब्रेला एज इन कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आप बाकी के पांच काम कर सकते हैं। और ये अपने एम्बिट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्योल ने कौन कौन से 6 जॉब बोले, 6 फंक्शंस बोले हर ऑर्गेनाइजेशन के? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल। अब मैनेजेरियल क्या है? ये एक अम्ब्रेला फंक्शन है बाकी के फंक्शंस के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये आगे का प्रिंसिपल हमारा क्या था। अब जो फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजेरियल एक्टिविटी, मैनेजेरियल फंक्शन जो अम्ब्रेला स्कीम था, स्कीम नहीं, फंक्शन था बाकी के 5 फंक्शंस के लिए, वो 5 चीजें इंक्लूड करते हैं अपने अंदर। क्या क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो अब इन पांचों चीज को हम सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले फ्योल कहते हैं एक प्लानिंग, एक गुड प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो गुड प्लान ऑफ एक्शन क्या, कैसे होगा गुड? वो जब वो फ्लेक्सिबल होगा, रिजिडिटी नहीं होगी उसमें। रिजिडिटी नहीं होने का मतलब क्या है? कि वो टाइम के साथ या सिचुएशन के साथ अपने आप को चेंज कर सके, फ्लेक्सिबल हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, रेलेवेंट हो और एक्यूरेट हो। रेलेवेंट, जो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके रेलेवेंट ही आपने प्लानिंग की हो और बहुत ही एक्यूरेट प्लानिंग की हो। तो मैनेजर्स का काम है प्लानिंग करना, उसके लिए उनको वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उनको प्लानिंग आनी चाहिए। दे शुड नो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, दे शुड हैव हाई मोरल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी टेन्योर में, उनका जो टाइम पीरियड है काम करने का, उनका जो ऑफिस का टाइम पीरियड है, मतलब तो उनका जॉब का टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए। एंड मैनेजर्स शुड बी क्रिएटिव। फिक्स क्यों होना चाहिए भाई? फिक्स होने से क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी मैनेजमेंट आपने लगाया अपने ऑफिस में, कोई भी मैनेजमेंट है आपके ऑफिस में, अगर आपका जो मैनेजर है वो टाइम टू टाइम आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। नया मैनेजर आएगा, उसको टाइम लगेगा चीजें समझने में, ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर होने में, लोगों को टाइम लगेगा उससे फेमिलियर होने में। तो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी था, इसलिए फ्योल ने बोला कि स्टेबिलिटी इन टेन्योर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा जो चीज है हमारा वो है ऑर्गेनाइज। To ensure that plan is judicially prepared and strictly carried out, one must ensure that human and material structure are consistent with the objectives. भाई आपने प्लानिंग कर ली, मुझे मान लीजिए मुझे 500 किट्स बनाने हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के लिए, पर मेरे पास उतने लोग तो होने चाहिए जो 500 किट को क्रिएट कर सके, बना सके उनको। मेरे पास उतना मटेरियल तो होना चाहिए उसको बनाने के लिए। तो ऑर्गेनाइज करने से क्या मतलब था कि आपका प्लान जो जुडिशियली प्रिपेयर्ड है उसके लिए आपके पास ह्यूमन और मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके प्लान के साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में ही कि सेटअप अ सिंगल गाइडिंग अथॉरिटी एंड सेटअप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था कि फ्योल कहते हैं कि एक सिंगल गाइडिंग अथॉरिटी का क्या है मतलब है? ये एक तरह से सेंट्रलाइजेशन से आप समझ सकते हैं कि टॉप से हायरार्की होगी, हर एक को ऑर्डर, हर एक उसके नीचे उसके ऊपर कोई देने वाला होगा उसको ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक वर्टिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि सबको एक ऑर्डर्स मिले कहीं से, एक सिंगल लाइन। ये नहीं कि एक इंसान को 10 लोगों से ऑर्डर मिल रहा है, तो इसमें ना चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। दूसरी चीज उन्होंने बोली, हार्मोनाइज एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स, फॉर्मुलेट क्लियर एंड प्रिसाइज डिसीजंस। जो एफर्ट्स लगा रहे हैं लोग, उनकी एक्टिविटीज हैं, जो भी मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, किसी का काम है अकाउंटिंग का, किसी का काम है फाइनेंशियल, कुछ तो इसमें क्या काम था? इसने क्या बोला फ्योल ने कि सबके एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करना, एक साथ में लेके चलना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि साथ लेते हुए जब आप चलेंगे तो डिसीजंस जो है हमारे बिल्कुल एक्यूरेट लिए जाएंगे। मान लीजिए
हमारे को रिक्वायरमेंट है कुछ कपड़े की, तो वो कपड़ा कौन मंगाएगा? वो तो दूसरी डिपार्टमेंट का काम है मंगाने का। जो प्रोडक्शन यूनिट था, प्रोडक्शन ने बोला कि हमारे को ये शॉर्टेज हो रही है कपड़ों की, अब हमें जो बाकी के कपड़े बनाने हैं, तो वो दूसरी डिपार्टमेंट को बोलेगा, वो कपड़ा मंगा के उस प्रोडक्शन यूनिट को देगा, ठीक है। इसमें था कि हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए एक्टिविटीज के अंडर में। अरेंज फॉर एफिशिएंट पर्सनल सिलेक्शन। आप जो एम्प्लॉयज अपने में रिक्रूट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत ही एफिशिएंट होने चाहिए, एक उनका एफिशिएंट वे ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉयज को ही ले रहे हैं। उनकी ड्यूटीज को आप क्लियरली डिफाइन कर दीजिए। अनटिल अनलेस लोगों को उनकी ड्यूटी नहीं पता होगी तो वो काम कैसे करेंगे परफेक्शन के साथ। तो ड्यूटी होना उनको ड्यूटी का जानना बहुत जरूरी था। डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड। हर कोई डिसिप्लिन मेंटेन करे, हर कोई अपना टाइम पे काम खत्म करे, जो डेकोरम है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन करे। पीपल शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव्स। लोगों को इनिशिएटिव लेने के लिए इनकरेज करना चाहिए। ये नहीं कि आपको ऑर्डर दे दिया, जैसा बॉस ने बोला सिर्फ वैसा ही करना है। आप अपने आगे अपनी तरफ से कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते। इस चीज को अवॉइड करने के लिए बोला लोगों को एनकरेज करो कि वो इनिशिएटिव्स लें। and ensure that individual interests are subordinate to the general interest। इसका क्या मतलब है कि जो भी कंपनी का एज अ होल इंटरेस्ट है वो ऊपर होना चाहिए किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट से। किसी भी एक लोग का जो भी फायदा हो रहा है उससे ऊपर बढ़ के हमें सोचना चाहिए कि कंपनी का ओवरऑल क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल क्या फायदा होगा, ठीक है। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू अथॉरिटी एंड कमांड। अथॉरिटी का क्या मतलब है कि किसको कितने राइट्स हैं कमांड्स देने के, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर सुपरविजन ऑफ मैन मटेरियल एंड ह्यूमन ऑर्डर, कि आपके पास कितना मटेरियल है, ह्यूमन है, सब चीज का एक ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली है फेयोल ने, वो है एक्सेसिव पेपर वर्क। रेड टेप एंड रेगुलेशन शुड बी अवॉइडेड। इसका क्या मतलब है कि आप तो एक तरह से बात कर रहे हो कि हायरार्की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप कह रहे हो रेड टेपिज्म को भी हटा दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि फ्योल ने बोला कि आप जब तक ज्यादा पेपर वर्क में देखोगे ना, तो आपका प्रोडक्शन, आपका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं निकल के आएगा। तो इसके लिए फ्योल ने एक सोल्यूशन भी दिया है कि इस रेड टेपिज्म को अवॉइड करने के लिए क्या सोल्यूशन है। इसको मैं अपनी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी। अब हमारी तीसरी चीज फ्योल बोलते हैं कमांड। इसमें क्या होना चाहिए कि आप मैनेजर जो कमांड देगा, कमांड भाई आप कैसे दोगे जब तक आपको अपने लोगों के बारे में नहीं पता, आपको अपने पर्सनल की दोनों नॉलेज नहीं है, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके बारे में आप फुली अवेयर नहीं हो, आप कमांड कैसे दे दोगे? हर इंसान अलग है, हो सकता है किसी को किसी वे में समझ आता हो, किसी को किसी वे में समझ आता हो। तो इसमें फ्योल ने बोला कि मैनेजर्स की ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैनेजर्स को एक दोनों नॉलेज हो अपने लोगों की। एलिमिनेशन ऑफ इनकम्पिटेंट, इसका क्या मतलब है कि जो भी काम नहीं कर रहा है या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंसान सूटेबल नहीं है, तो आप उसको हटाओ। आपको बिना बात का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। पर इसमें इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं एलिमिनेट कर दिया कि आपका जस्ट बिकॉज मैनेजर का मन किया तो एलिमिनेट कर दिया। हर चीज देख के कि उसको जो जॉब दी गई है वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग मैच करती है कि नहीं। भाई अगर किसी को टेक्निकल चीजें आ रही हैं और आप उसको कुछ और काम दे रहे हो, आप उसको फाइनेंस का काम दे रहे हो, तो वो करेगा वो तो बट ऑब्वियस है ना कि अपनी जॉब में अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले फ्योल ने बोला कि आप देखो कि आपने उस चीज को, उस एम्प्लॉय को, उस पर्टिकुलर इंसान को आपने सही जॉब पे असाइन किया है कि नहीं। अगर आपने किया है सब चीज देखते हुए फिर भी वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो उसको हटा दो, ठीक है। सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, मैनेजर एक कमांड देगा इससे पहले कि जरूरी है ना कि वो खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बने। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे अनटिल अनलेस आप खुद परफेक्ट नहीं हो। आपको अच्छा होना जरूरी है, तभी आपको लोग आपके ऑर्डर्स को मानेंगे, आपके कमांड को मानेंगे। कंडक्टिंग पीरियोडिक ऑडिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चेकिंग दैट प्लान इज अप टू डेट। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पीरियोडिक ऑडिट लेने का, टाइम टू टाइम आपको ऑडिट करने की जरूरत है कि किस चीज की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट्स नीडेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका प्लान जो है, जो आपने प्लान बनाया था शुरुआत में, वो अप टू डेट है कि नहीं। बहुत बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या कुछ और चेंजेस आ गए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बदल दिए, तो हर चीज देखते हुए कि आपका प्लान उन सब चीजों को लेते हुए अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। जो चौथी चीज आती है हमारी, वो है कंट्रोल। It means managers need to make sure that everything occurs according to the plan, take appropriate corrective measures
periodically checking for weaknesses, errors, deviation from the plan. कंट्रोल से क्या मतलब था फ्योल का कि मैनेजर्स को देखना चाहिए कि हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, इन अकॉर्डेंस विद द प्लान है, कि कोई भी चीज अगर जरा भी डेविएशन है प्लान से तो आप उसको करेक्ट करो, सही करो, चीजों को सुधारो कि वो प्लान के अकॉर्डिंग चले, और उनको सुधारने के लिए आप सही मेजर्स लो। ठीक है, तो इन पांचों फंक्शंस के अकॉर्डिंग, इन सॉरी ये पांचवा था कंट्रोल, इन पांचों फंक्शंस के बेसिस पे अपने खुद के एक्सपीरियंस को लेते हुए फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। 40 ही गिव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये देखते हैं वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे क्या। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल था डिविजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू फ्योल, स्पेशलाइजेशन अलाउज द इंडिविजुअल टू टेक अप एक्सपर्टाइज। इसका क्या मतलब है कि जब आप लोगों को किसी भी काम में, कोई एक इंसान अगर किसी एक पर्टिकुलर काम में अच्छा है तो आप उसको वही काम दो ना। आप 100 काम उसको असाइन कर रहे हो और वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, इससे बेटर है कि आप उसको एक काम असाइन करो जो कि वो ढंग से कर सके। तो इसमें फ्योल ने बोला वर्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन इट्स एम्प्लॉयज, सो दैट कि हर इंसान एक काम में एक्सपर्ट हो, और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है हमारी ओवरऑल वो अच्छी बेहतर निकल के आएगी, प्रोडक्टिव काम होगा। ठीक है, हमारा दूसरा प्रिंसिपल था अथॉरिटी। Authority. This principle says that managers should have the right to issue commands along with appropriate responsibility. ये वर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से देखेंगे। They have the right to issue commands along with the appropriate responsibility. इसमें क्या बोला फ्योल ने कि मैनेजर्स को एक राइट होना चाहिए, एक हक होना चाहिए कि वो लोगों को कमांड दे सके, पर कमांड देने के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबल भी होना होना चाहिए। अब भाई आपने पावर्स दे दी कि आप कमांड दे सकते हो, पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, तो हो सकता है ना कि वो इसका मिसयूज करे। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलने की जरूरत है। आप जैसे ही पावर्स दे रहे हो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दो। फ्योल ने इस प्रिंसिपल में ये बोला। फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है जिसमें फ्योल कहते हैं डिसिप्लिन। तीसरा, Fayol argued that it's a two-way thing. Employees will obey orders only if management play their part by providing good leadership. ये डिसिप्लिन जो है एक दोनों साइड से होने वाली चीज है। अगर मैनेजर्स भी एक गुड एटीट्यूड शो करेंगे, मैनेजर्स एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, तभी तो भाई एम्प्लॉयज आपको देख के सीखेंगे ना। आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, एक अच्छी लीडरशिप दो, तभी आपको एम्प्लॉय सीखेंगे। तभी इसमें इस चीज में फ्योल ने बोला है डिसिप्लिन में कि इट्स अ टू वे थिंग, ये दोनों साइड से जानी चाहिए, एक साइड से नहीं होगा कि सिर्फ आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छा बिहेव करने को, पर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारा चौथा प्रिंसिपल जो फ्योल ने दिया वो है यूनिटी ऑफ कमांड। इट मीन्स वन मैन शुड हैव ओनली वन बॉस। इससे क्या फायदा होगा, जब एक इंसान का एक ही बॉस होगा तो उसको एक ही बार में ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं हूँ और मुझे 10 लोग ऑर्डर दे रहे हैं। एक लोग बोल रहा है कि आपको नोट्स बनाने हैं किसी भी टॉपिक पे, दूसरा इंसान बोल रहा है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक से पढ़ लो, तीसरा इंसान बोल रहा है नोट्स भी बनाओ, बुक से भी पढ़ो। तो भाई मैं किसकी सुनूंगी, मैं इसमें तो मैं कंफ्यूज रहूंगी ना, तो मेरे पे एक ही कमांड आए। तो फ्योल ने बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। एक इंसान को एक उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड दे, उसको 10 तरफ से कमांड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मींस स्टाफ इन्वॉल्व इन द सेम एक्टिविटी शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है, मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 10 लोग एक ही तरफ काम करने चाहिए ना, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर कोई बैठ के कोई और काम करे, फाइनेंस का काम करे, तो भाई वो तो चीज नहीं चलेगी ना। सब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ सब काम करेंगे। जब एक कुछ सेक्शन जो है, कुछ पार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका एक ही एक्टिविटी है, उनका ऑब्जेक्टिव भी एक होना चाहिए। Subordinate individual interest with the general interest. The interest of the organization must come first over any personal interest. इसको तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी ब्रीफ अप कर देती हूँ कि क्या था ये, कि किसी भी एक इंसान का इंटरेस्ट जो उसका जो फायदा है, प्रॉफिट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे से ऊपर नहीं हो सकता। सबसे पहले हम किसके बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, रादर देन थिंकिंग अबाउट एनीवन पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका ये मतलब था। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन। द पे शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल टू एनकरेज प्रोडक्टिविटी।
जब आप लोगों को उनके काम के लिए एक रीजनेबल पैसा देते हो, उनके काम के अकॉर्डिंग आप उनको फेयर पे देते हो, इक्विटेबल पे, सबको जो सेम लोग सेम काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा पे दे रहे हो, इक्विटी है उनके पे में, तो क्या करेगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंकरेज होगी, इंकरेज करेगा ना लोगों को ये कि भाई हमारे काम के बदले हमें मॉनेटरी कुछ मिल रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें बेनिफिट हो रहा है, तो हम और भी बेहतर काम करके दें। ये एक अब्यूज, इसका अब्यूज नहीं होना चाहिए कि लोगों ने काम तो अच्छा किया पर उनको आपने पैसा नहीं दिया। अगर ऐसा होगा तो लोगों के अंदर एक लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए द पे शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। सेंट्रलाइजेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है शुड बी सेंट्रलाइज्ड, हायरार्की होनी चाहिए एक, कि स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो एक हायरार्की के बेसिस पे होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। Fayol felt although hierarchies are important, but sometimes lateral communication is also needed and it is fundamental. जैसा मैंने पहले बताया था कि क्या होता है कि रेड टेपिज्म को उन्होंने इग्नोर करने के लिए बोला कि आप हायरार्कीज में मत घुसो, कई बार जो है आप ऑर्डर्स के लिए वेट करते रह जाते हो, इसमें आपका टाइम निकल जाता है, चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इसमें फ्योल ने क्या बोला, ऑल्दो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात की कि अथॉरिटी सबसे ऊपर से लेके नीचे आनी चाहिए, ठीक है, पर उन्होंने ये भी बोला कि कई बार क्या होता है हमें ना वेक्टर वो वर्टिकल चेन को देखने के बजाय हमें एक स्केलर चेन देखना पड़ता है जिससे कि अच्छा आउटपुट निकल के। इसके लिए इसको समझाने के लिए फ्योल ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मुझे तो लगता ही है कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्ट्रक्चर बताया, हाँ फ्योल ने, उन्होंने बोला कि सबसे ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन में ए बैठा हुआ है, ठीक है, उसके बाद है बी, उसके बाद सी डी ई एफ, एफ को कोई और, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एल, ठीक है, सी के एम, डी के एम, इसी तरह एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, पी। तो फ्योल ने बोला कि एफ को जब ऑर्डर्स के ऑर्डर चाहिए या कुछ चीज पूछनी है, कोई बात पूछनी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो ई के पास जाएगा ऑर्डर लेने, कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका बॉस तो वही है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, कि उसको यही ऑर्डर देगा, उसको कोई और ऑर्डर नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते करते ना हमारा टाइम निकल जाता है, तो हमारा प्रॉफिट उस वक्त हो सकता था, वो चीज हट जाती है। तो फ्योल ने बोला कि इस सिचुएशन में एफ क्या कर सकता है कि एफ ई के ऑर्डर का वेट करने के बजाय डायरेक्ट पी से भी पूछ सकता है, ठीक है, पी से उसने डायरेक्टली पूछ लिया। तो इससे क्या होगा, टाइम का मैनेजमेंट होगा और एक कम्युनिकेशन चेन अच्छा बना रहेगा, आप आपस में डिस्कस करके भी कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कितने, इसका नाम कितने अच्छे से फ्योल ने रखा है, ये देखिए गैंग, दो लोग सेम पोस्ट पे थे, उन्होंने एक गैंग बनाई। और प्लैंक का मतलब होता है एक लकड़ी का फट्टा, फट्टा से समझ रहे हैं आप, एक स्लैब जैसी होती है, तो वो चीज उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, गैंग को इन्होंने जोड़ दिया आपस में, इनकी गैंग बन गई, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए आप कि फ्योल ने बोला कि आप जब तक हायरार्की को, अगर हायरार्की में आप घुसे रहोगे, एक कॉमन स्ट्रक्चर होना जरूरी है, पर कई बार क्या होता है आपको उस चीज को अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन की ऐसी डिमांड होती है, आप वेट नहीं कर सकते ज्यादा देर ऑर्डर्स का, तो आप अपने कॉरिस्पॉन्डिंग लोगों से भी पूछ सकते हैं, स्केलर चेन भी आप फॉलो कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर, अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन एंड वेस्ट थ्रू गुड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फ्योल क्या कहते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसको, मान लीजिए कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो पहले मैनेजमेंट बोलती है कि आप इस डिजाइन पे ना कपड़े बनाओ, इस डिजाइन के कपड़े बनाओ, प्रोडक्शन यूनिट ने वो चीज रेडी कर दी, थोड़ी दिन बाद बोलती है कि इस डिजाइन में फॉल्ट है, आप दूसरे डिजाइन में कपड़े बनाओ। इसमें क्या होगा कि जब आप दो ऑर्डर्स दे रहे हो तो आपका रिसोर्स तो वेस्ट हो रहा है ना, रिसोर्स क्या है आपका, उतना टाइम गया, आपने लेबर को तो पे किया ही उतने टाइम के लिए, वो पेमेंट आपकी वेस्ट हुई, उतना कपड़ा आपका वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक ऑर्डर दो एंड दैट ऑर्डर शुड बी एफिशिएंट इनफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी, इट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को एक ट्रीटमेंट दो, इसमें फ्योल ने बोला कि एक अच्छा ट्रीटमेंट, उनको उनके साथ जस्टिस होना चाहिए हर केस में, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, आप उनको उनको उदारता दिखाओ, तभी वो आपकी तरफ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। अदरवाइज अगर उनको एक मशीन की तरह ट्रीट करोगे तो हो सकता है वो इतना प्रोडक्टिव ना हो। फिर दूसरी चीज बोली, दूसरा प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसको हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही मैनेजमेंट बदलता है उसको
और फेमिलियर होने में, एम्प्लॉयज को मैनेजर से फेमिलियर होने में और मैनेजर को एम्प्लॉयज से और ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इससे जो हमारा रिजल्ट आउटपुट निकल के आता है वो इतना प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आ पाता है। तो इसलिए फ्योल ने बोला कि टेन्योर की स्टेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप हर 2 दिन पे अपने एम्प्लॉयज को मत बदलो, अपने मैनेजर्स को मत बदलो। फिर आया इनिशिएटिव, पीपल एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारा लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप्स। दिस प्रिंसिपल सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू कीप इट्स एम्प्लॉयज मोरल हाई एंड एनकरेज देम टू यूज देयर एबिलिटीज। इसमें इस प्रिंसिपल ने फ्योल ने बोला कि मैनेजर का काम है, ये तो वैसे सारे ही प्रिंसिपल्स मैनेजर के लिए दिए गए थे, मैनेजमेंट के हैं तो फ्योल कहते हैं कि मैनेजर का क्या काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज का मोरल हाई रखे, उनको एनकरेज करे कि वो अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दें। जब वो बेस्ट देंगे, जब उनका मोरल हाई रहेगा तभी तो वो बेस्ट देंगे ना। अब भाई कोई थका सा इंसान है जिसको काम करने का मन ही नहीं है, वो काम कैसे देगा आपको? कैसे आप उसकी एबिलिटीज का बेस्ट यूज कर सकते हैं? तो इस चीज में फ्योल ने बोला कि मैनेजमेंट का काम है, ये मैनेजर का काम है कि अपने एम्प्लॉयज का मोरल हाई रखे। अब हम उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। ही वॉज द फर्स्ट वन टू लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को टॉप से बॉटम तक में देखा, ठीक है, वरना कोई एक ब्रांच को लेके ही रह जाता था। इन्होंने बोला कि नहीं, ये सारा ऊपर से लेके नीचे तक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, ठीक है। ही आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस एंड ब्रोक इट डाउन इनटू लॉजिकल सब डिविजन्स। इन्होंने बोला कि जो पूरा मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सब डिविजन्स में बांट लिया। पर उनको क्रिटिसाइज किया गया बहुत पैरामीटर्स पे। सबसे पहला तो लोगों ने बोला कि उनके प्रिंसिपल्स में ओवरलैपिंग है। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले कि आप बोल रहे हो, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में ही बार बार रिपीट कर दी चीजें। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक तरह से सेम चीज ही आ जाती है। आप हायरार्की नहीं, सॉरी, आप हायरार्की बोल रहे हो और आप यूनिटी ऑफ कमांड बोल रहे हो, तो दोनों तो सेम चीजें ही है ना। आप बार बार उसको क्यों रिपीट कर रहे हो? आपके प्रिंसिपल्स में ओवरलैपिंग है। उन्होंने बोला कि आप ज्यादा ही रिलाई कर रहे हो टॉप टू बॉटम ब्यूरोक्रेसी पे, ये चीज गलत है। लास्ट उनको क्रिटिसाइज किया गया कि आपके एनालिसिस में और आपके असेसमेंट में बहुत कमजोरी है, आपने इसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिया है मैनेजमेंट का, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। थैंक यू।